हमें ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है 5650, ओके। ओपनिंग बैलेंस ना तो रिसीट है ना ही पेमेंट है, गॉट द पॉइंट, वेल। उसके बाद आपको पहला रिसीट साइड पे एक अमाउंट नज़र आ रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। बेटे जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अगेंस्ट पे किया था, तो मैंने कहा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इस तरह आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके आगे आई लिख लीजिए प्लीज़। हमने इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के लिए आई, ओ एंड एफ लिखने हैं, ओके। इसके आगे आई लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू आई। लोन फ्रॉम बाबर, आपने बाबर से कर्जा लिया, यानी कि बाबर आपका लेंडर है और वो आपको कर्जा दे रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, ओके। ये कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो आपको कोई फाइनेंस कर रहा है ना, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपने किसी से कर्जा लिया, फाइनेंसिंग। और वैसे भी जब आप कर्ज लेते हैं तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज मैंने आपको बताया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे ना, ओके। फ्रेश कैपिटल रिसीव किया आपने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। उसके बाद कैश फ्रॉम डेटर्स, आपको आपके कस्टमर्स ने कैश दिया, क्या जहन कहता है कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो कस्टमर है उसकी पैदाइश क्यों होती है? सेल्स की वजह से, और सेल्स का ताल्लुक आपकी ऑपरेशंस के साथ है। उसके बाद सेल्स के अगेंस्ट डायरेक्टली कैश आपको 5000 रिसीव हुआ, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। आपको बैड डेट्स रिकवर हुए, यहां पर रुक जाइए, बैड डेट्स रिकवर हुए। अब ये कैश इनफ्लो तो है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके ऊपर? बैड डेट्स रिकवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? चलो ठीक है, अगर आप लोग क्लियर हो तो देन लेट मी मूव फॉरवर्ड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑब्वियसली आपके इनकम स्टेटमेंट में आपके कस्टमर से, जो पुराने कस्टमर्स थे उन्होंने पैसे दिए, आपने सेल की मशीन, उससे आपको 9200 रिसीव हुआ, डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं फिक्स एसेट्स को सेल करके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत सादा बात है, ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आपने पेमेंट साइड पर देखिए, परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। उसके बाद ड्राइंग्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, गुड, एक्सीलेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब आपने लोन पर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग, आपके ऑपरेशंस में इनकम टैक्स पेड की बात आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये सब पेमेंट है ना, क्योंकि कैश बुक में नजर आ रही हैं। क्रेडिटर्स को पे किया, ऑपरेटिंग, क्योंकि जब क्रेडिटर्स पैदा होता है तो क्रेडिट परचेजेस की वजह से पैदा होता है, और क्रेडिट परचेजेस आपकी जो है वो उसमें ऑपरेशंस में है। और फिर परचेजेस के अगेंस्ट आपने कैश पेमेंट की, कैश परचेजेस भी तो होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लोन वापस किया, आपने जो कर्जा लिया हुआ था बाबर से वो आपने वापस किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, कैश आउटफ्लो। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ये एक बैलेंस है। लो बेटे, असल में कॉन्सेप्ट ये है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, ठीक है। आपको जो कैश रिसीव हुई उनको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में डिवाइड करना है, जो कैश पे किया उसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में। असल में कॉन्सेप्ट ये है। अब हमें चूंकि इतना सादा काम नहीं दिया होता कि कैश बुक दी और उसको हम एनालाइज कर लें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में, हमें उन्होंने कुछ दी होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ये क्या करूँगा, अभी मैं पहले आपको इससे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाकर शो करता हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम करेंगे। आज सैंपल कंपनी क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज ऑन द डेट बनाई जाती है, फॉर अ पीरियड बनाई जाती है, फॉर अ पीरियड, कि उस पीरियड में कितना कैश आया, कितना कैश गया। सब लॉजिकली क्लियर है ना इस पे आपको? फॉर द, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, कौन सा साल है? 31 दिसंबर 2009, ठीक है।
उसके बाद मैंने आपसे एक बात कही हुई है कि कॉलम में आपने रुपीस करेंसी साइन ज़रूर लिखना है। इन सब के मार्क्स होते हैं या नहीं होते हैं? अगर ना लिखें तो करते हैं, और अगर लिखें तो मार्क्स। ओके, अकाउंटिंग को पास करने में डेफिनेटली नॉलेज रिक्वायर्ड है, लेकिन टेक्निक भी रिक्वायर्ड है, और स्टेप्स पे बेस्ड आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हम इसकी मार्किंग प्लान भी डिस्कस करेंगे, पास पेपर्स जब डिस्कस करेंगे उसके मार्किंग प्लान भी डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार यहाँ तक हो गया, ये काम कर लिया, मार्क्स हो गए। ठीक है, वेल सबसे पहले बेटे हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो मुझे बताना है। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम पहले सेल्स और परचेज से रिलेटेड कैश फ्लोज को लिख लें। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ऑपरेशंस के कैश फ्लोज ये होते हैं। उसके बाद फिर हम बाकी एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैश फ्लोज लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि लफ्ज़ अगर मैं लिखूं कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, आपने लॉजिकल रहना है, लॉजिकल रहना है। आप मुझे बताइए कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स की यहां पर अमाउंट कितनी बनती है। इसमें सिर्फ हमें अपने कॉन्सेप्ट को हाजिर रखना पड़ा कि कस्टमर हमें कौन कौन है जो कैश दे रहा है। इन तीनों को टिक करें और आप मुझे इसकी अमाउंट बताएं। 60 है, 5 है और 1.35 है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? 66,000, 3,050। ऊपर चुके रुपीज़ है, अगर इन 1000 होता, ये मेरी वर्किंग है। वर्किंग तो मैं किसी भी तरीके से, मतलब इस तरह से वर्किंग मैं एग्जाम में भी कर सकता हूँ, अलाउड है कि मुझे अपने आप को ईज करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे वर्किंग कर ली, अल्टीमेटली ये मेरा। अदरवाइज अगर ना हो तो फिर मैं यहाँ पे वर्किंग रेफरेंस दूंगा और अलग से जाके मैं वर्किंग डिटेल लिख दूंगा। ओके, कोई एतराज़, कोई कन्फ्यूजन? गुड। हम एग्जामिनेशन लेवल पर टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कैश पेड टू सप्लायर्स। कस्टमर के वजन का जो लफ्ज़ है वो सप्लायर है। ठीक है, कस्टमर के, अगर मैंने उधर डेटर लिखा होता तो उसके वजन का लफ्ज़ क्रेडिटर होता। ठीक है, लेकिन डेटर वो होता है जो क्रेडिट सेल्स की वजह से पैदा होता है। ठीक है, तो जब कस्टमर लिखेंगे तो वो ज़्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम में बात समझ में आती है। ओके, वेल जी मेरे बेटे बताइए कैश पेड टू सप्लायर में कौन कौन सी अमाउंट आ रही है? 25 आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, और तो नहीं है ना कोई? तो हमें 33,000 जो है वो नज़र आ रहा है कि हमने सप्लायर्स को कैश पे किया। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आप लिखें, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, कैश पेड टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, अगर आपको ये बात अभी थोड़ा सा बॉदर कर रही है तो इसके ऊपर बेशक मत सोचिए, कैश पेड टू एम्प्लॉइज ही को जहन में रख लीजिए। अगर आपको बॉदर कर रही है कि ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज भी कोई पे किया जाता है, तो मैं अभी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करता। फिलहाल सिर्फ मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि कैश पेड टू एम्प्लॉइज एक कैटेगरी होती है, उसको हमने लिखना है। जी बेटे 5,000 और 3,000 सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉइज है ना दोनों हमारे, तो क्या आ रहा है जी? 8,000 कैश पेड टू एम्प्लॉइज आ गया। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आप लिखिए कैश, फोर्थ कैटेगरी कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी बेटे इसमें कौन कौन से आ रहे हैं आप? रेंट कितना है? 500.5 लिख दिया, और इलेक्ट्रिसिटी, और तो ये हमारा 1,500 का कैश आउटफ्लो है। ओके बेटे
अब ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। इस वक्त अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर रहा हूँ आपके साथ, इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए। इन चार इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जी बेटे बताएं, टिक टिक करें ज़रा। 23 कोई डबल चेक करे इसे प्लीज़, डबल चेक। ठीक है, 23850 ये हमारे पास क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अभी इस पर हमने चूंकि थोड़ी सी और भी गुफ्तगू करनी है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैं अभी बहुत सी बातें इसके बारे में नहीं कर रहा। जितनी बातें की हैं उसको जहन नशीं कर लो। ओके वेल, इसके बाद अगर हम इंटरेस्ट रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिख रहे तो यहाँ लिखा जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं लिख रहे तो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ये बताया हुआ कि इंटरेस्ट रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग में लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग में लिखेंगे, तो अभी मैं उसी तरह से चलूँगा। ओके, अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, वो कहता है कैश पेड फॉर इनकम टैक्सेस। ठीक है, तो बेटे कैश पेड फॉर इनकम टैक्स कितना है? 3000 उसने कैश पेड फॉर इनकम टैक्स दिया। अब हमारे पास जो आएगा 20,850, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे आप लिखना चाहें लिख दें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वंडरफुल। ओके, अब बात को आगे लेके चलते हैं। लाइन एक लगाइएगा, दो लाइंस ना लगाइएगा इसके नीचे। ठीक है, अगर आपका पेज इस तरह से नीचे चल रहा है और अगर आपका आउटर कॉलम मौजूद है तो आप इस वाली फिगर को आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा। अदरवाइज अभी फॉर्मेटिंग पे कोई तवज्जो ना दें प्लीज़। अभी अदर देन फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। फॉर्मेटिंग में अभी हमने 10 और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारा फॉर्मेट वाला मसला हल हो जाएगा उसके अंदर। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने क्या आपको बताया कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेन इंफॉर्मेशन होती हैं। एक इंफॉर्मेशन है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन है कैश पेड फॉर इनकम टैक्स। इन दो को आपने फोकस करना है। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के पीछे 4 इंफॉर्मेशन है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ऑब्वियसली सेल्स होंगी। उसके बाद नीचे उतरे सप्लायर्स आ जाते हैं, कैश पेड टू सप्लायर्स। उसके बाद सैलरीज वेजेस आ जाती हैं, कैश पेड टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद जितने आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सब के कैश फ्लोज आ गए तब। और यहाँ पर उसके बाद फिर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, बात ख़त्म होगी। पूरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज़ें छोड़ी हैं हमने, एक हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड छोड़ा और एक इंटरेस्ट पेड छोड़ा। बाकी सारी इनकम स्टेटमेंट इसके अंदर कैश फ्लो की सूरत में लिखी गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीट साइड पर क्या इंफॉर्मेशन है, कोई सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन 90,200। ओके, इसके बाद और कलेक्शन साइड पे कोई चीज़? अच्छा, मैं इंटरेस्ट को थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल दे रहा हूँ। पेमेंट साइड पर आइए ज़रा, कोई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? परचेज ऑफ मशीनरी है, कैश में आ रहा है ना सारा, तो इसका कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। तो परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, ऑब्वियसली आपने कैश पे किया। सेल प्रोसीड ऑफ मशीन इन कैश। अच्छा कितना बेटे? 1,46,750। मैंने क्यों रब किया? क्योंकि मैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 इसका ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है, आपने भी इसका ख्याल रखना है
कि आपका जो है वो 1000 के नीचे 1000 आए। अब बेटे मैंने एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छोड़ी थी रिसीट साइड पे, इंटरेस्ट, वो मैंने इसलिए कि वो ज़रा बड़ी, ये बड़ी बड़ी फिगर्स होंगी। आपने मशीन खरीदी, आपने एसेट्स बेचे, इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट तो थोड़ा सा रिसीव होगा ना। तो बताओ कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ? हाँ ठीक है, इंटरेस्ट तो छोटा सा जो था वो कैश। अच्छा, अब ये हमारी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल बताइए क्या आता है? 750 इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। बहुत बुरी बात है, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो आ रहा है। हाँ, एसेट बन रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो आए तो कितनी अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है ना कि हमारी एसेट बेस बढ़ रही है। पहले भी एसेट थे और एसेट अब हमने इस मरतबा खरीदे हैं, इसका मतलब बिजनेस इज ग्रोइंग। एसेट कब खरीदते हैं? गुड। अब आओ जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। अब आप जरा रिसीट में देखें फाइनेंसिंग की कौन कौन सी, किस किस के साथ एफ लगाया था आपने? लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम बाबर, अमाउंट 100,000 ये कैश आया। फिर लोन रीपे भी किया था आपने? हाँ, लोन रीपेड टू बाबर। बाबर को आपने इस साल में कहा, सपोजली आपने लोन लिया होगा जनवरी में, सितंबर अक्टूबर में आपने उसको एक किस्त वापस कर दी, ठीक है, तो आपने अलग अलग लिखना है, लिया कितना, वापस कितना किया। ये नहीं कहना कि नेट करके कर लिख दें, ग्रॉस अमाउंट लिखना आपको। अच्छा, उसके बाद बताइए क्या किया? फ्रेश कैपिटल से कैश रिसीव हुआ 74,000 हमें कैश रिसीव हुआ फ्रेश कैपिटल से। उसके बाद ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स क्या होती है? जो प्रॉफिट का हिस्सा हम ऑनर को देते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स हाउ मच? 8,000 की ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। अब जरा देखो सारी चीजें टिक हो गई हैं, सब कुछ टिक हो गया। ये जरा टोटल कीजिए क्या आता है फाइनेंसिंग का? 11,55,00, ये यानी कि 150 ब्रैकेट में आएगा नहीं, ये कैश इनफ्लो है। यानी कि हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एनालिसिस भी साथ साथ चलाएं। हमें ऑपरेशन से कैश इनफ्लो हुआ, अच्छी बात है। हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एसेट्स खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। आई मीन सबके लिए असल में इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारा ये ही काफ़ी होना चाहिए था ना, ऑपरेशन से इतना कैश होता कि इन्वेस्टमेंट हो जाती। लेकिन हमने देखा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ऐसा करो ज़्यादा एसेट खरीद लो। जब ज़्यादा एसेट खरीदने की बारी आई तो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो हमें अपने भाई, दोस्त, बैंक किसी से कर्जा लेना पड़ेगा या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सीक्वेंस बन रहा है ना, ठीक है। तो उससे हमें 1,15,500 जनरेट हुआ, ऑपरेशन से 20,850 जनरेट हुआ, तब जाके हम इस काबिल हुए कि 1,36,000 का कैश हमने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पे किया। थोड़ा सा एनालिसिस बन गया ज़हन में। आगे चलते हैं जी बेटे, इन तीनों का टोटल कीजिएगा, दिस वन एंड दिस वन, -400। ये है नेट कैश आउटफ्लो। आपकी नेट कैश क्या आई? अब ये 400 जो माइनस आया, ये कहां से दिया आपने? आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड पड़ा हुआ था। देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पड़ा हुआ है? 5,600 एंड
50, 650। तो देखिए अब ज़रा खुद ही देखें, इसको जब आप इसके साथ नेट ऑफ कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 5250। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस से टैली कर रहा है? एग्जैक्टली तो ये एक चेक है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसके बाद आपने जितनी भी कैश फ्लो पढ़नी है उसके पीछे कैश बुक बनी हुई आपको नहीं मिलेगी, वो कैश बुक आपने जहन में बनानी है और फिर आपने इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, वो जो आपकी यहां पे कैश बुक बन रही होगी वो नजर कहीं नहीं आ रही होगी। प्रॉफिट है या डेप्रिसिएशन है, आप कहेंगे ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर ट्रीट क्यों हो रही है, वो एक वर्किंग चल रही है यहां पर जिसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी आपसे जो बातें कर रहा हूं आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन आप फिलहाल उसको कंफ्यूजन में ही सुने, लेकिन सुने ज़रूर क्योंकि ऐसा होना है। एक वर्किंग होगी जिसमें डेप्रिसिएशन में आपसे ऐड करवा रहा हूँगा, आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट तो कैश रिसीव होता नहीं, आप ऐड क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, वो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड नहीं करवा रहा हूँगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट यही है जो मैंने बना दी। ठीक है, वो मैं इसके पीछे एक वर्किंग कर रहा हूं, उसके अंदर मैं कह रहा हूं अच्छा अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करो तो क्या मैं कैश फ्लो की फिगर तक पहुंच सकता हूं। असल में मुझे कैश फ्लो की फिगर दी नहीं हुई तो उसको पहुंचने के लिए मैं उसको ऐड कर रहा हूं। मैं एक इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर X2। इसमें मेरे पास सेल्स हैं ऑल कैश सपोजली 700,000 की। इसमें मेरे पास परचेजेस हैं ऑल कैश सपोजली 500,000 की। ओपनिंग इन्वेंटरी मेरे पास इसमें है 0, क्लोजिंग इन्वेंटरी 0, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? 200,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मेरे ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कैश पेड है, कोई इसमें एक्रूअल या प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं है, कोई बैड डेट नहीं है। ठीक है, जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हाँ एक इसके अंदर डेप्रीसिएशन जो है वो ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सपोजली 80,000 के, और मेरे बैड डेट्स हैं, मेरे डेप्रीसिएशन है सपोजली 10,000 की। तो टोटल मेरे जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने बन गए? 90,000 के। वो मैंने लेस किया तो मेरा प्रॉफिट जो आ रहा है 110,000 का आ रहा है। एग्रीड? क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये 110,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कोई एक नॉन कैश आइटम मौजूद है। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कितना लिखूंगा? कैश पेड टू सप्लायर लिखूंगा, कितना लिखूंगा? कैश पेड टू एम्प्लॉइज एंड अदर, इन दोनों को क्लब में कर सकता हूं, मैं क्लब कर दूंगा, कितना लिखूंगा? 80। 10 तो नहीं लिखूंगा ना, तो मैं कितने पे पहुंचूंगा? 700 माइनस 500, अगर कैश फ्लो बना माइनस 80 तो 120 पे पहुंचूंगा ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मेरा कितना है? 120।
प्रॉफिट कितना 110। अगर ये सिचुएशन दी हो, मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हो, आपने इसका जवाब देना है। अगर मुझे प्रॉफिट दिया हो 110 और बताया हो कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 10,000 है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी होगी? तो अब आपने डेप्रिसिएशन ऐड की तो आई ना। अब अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि सर डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट कैश तो आता नहीं है, ऐड क्यों कर रहे हैं? तो मैं ऐड कहां कर रहा हूं? वर्किंग में, कैश फ्लो में नहीं ऐड कर रहा। कैश फ्लो को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो है वर्किंग की है। वो कैश फ्लो 120, अगर मेरे पास डायरेक्ट चीजें दी होती तो 120 निकलती। डायरेक्ट चीजें नहीं दी हुई तो मुझे वहां तक पहुंचना तो है ना, तो डेप्रिसिएशन ऐड करके पहुंचूंगा ना।